Good morning, students. Today we will discuss the next topic of class 7 science. अब देखो, what do we get from plants? Plants से हमको क्या क्या मिलता है? We get food from the plant. Food हमको मिलता है. उस food से हमको क्या मिलता है? Nutrients. We get nutrient from the food obtained by the plant. हमको nutrient मिलता है. न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट मतलब जो पोषक तत्व न्यूट्रिशन जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, डेवलप होता है, एनर्जी हमको मिलता है. तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सारे किस में आते हैं? न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. दे आर काउंटेड एज न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो प्लांट से हमको क्या मिलता है? मुख्य रूप से मेन रूप से हमको जैसे सीरियल्स है, तो सीरियल्स से हमको मेन रूप से क्या मिलता है? सीरियल्स जो अनाज जो होते हैं उससे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट जो हमको मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह उसमें क्या क्या कौन कौन सा कंपाउंड होते हैं? तो सबसे पहले होगा कार्बन कार्बोहाइड्रेट में, दूसरा होता है हाइड्रोजन एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के एलिमेंट से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अब देखेंगे प्रोटीन्स को अगर देखते हैं तो प्रोटीन्स में इसके अलावा प्लांट का अगर फूड का न्यूट्रिएंट्स देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, और हमको जैसे दलहन जो पौधे होते हैं पल्सेज, इन पल्सेज वी गेट मेनली प्रोटीन्स. प्रोटीन हमको मुख्य रूप से मिलता है. तो प्रोटीन जो होता है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट. प्रोटीन में नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन पाया जाता है. ठीक है. अब देखो एक बात यहाँ ध्यान रखना, एयर में हमारे एयर में सबसे ज्यादा जो गैसेज प्रेजेंट है उसमें कौन सा किसका अमाउंट सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन का. एयर में 78% नाइट्रोजन क्या है? प्रेजेंट है. हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट दे कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय प्लांट्स. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है स्टोमाटा से प्लांट में डायरेक्टली यूज हो सकता है. स्टोमाटा से अंदर गया और डायरेक्ट यूज कर सकता है प्लांट इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन और वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला उसको. तो कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन मिला कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको मिला वाटर से, जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब होता है. ट्रांसपायरेशन देखे थे, ट्रांसपायरेशन जब होता है पत्तियों में लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर होता है, तो ऊपर प्रेशर कम होता है, कंसंट्रेशन कम होता है, और रूट्स के पास जो वाटर का अमाउंट होता है प्रेशर होता है ज़्यादा होता है. तो रूट्स क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ भेजता है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट. तो रूट्स के पास वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो गया, और लीव्स में जो वाटर लॉस हो गया, पत्तियों में जो पानी चला गया ट्रांसपायरेशन के कारण से, तो वहां पे अमाउंट कम हो गया. तो जहां अमाउंट कम होगा वहां कंसंट्रेशन कम, और जहां अमाउंट ज्यादा होगा वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. तो पत्तियों में ट्रांसपायरेशन से उसको वाटर लॉस हुआ, तो वहां पे स्टोमाटा है, स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, डायरेक्ट यूज कर लिया. लेकिन उसी ईयर में जो नाइट्रोजन गैस है स्टोमाटा से ना अंदर जाएगा, ना ही उसका प्लांट डायरेक्टली यूज कर सकता है. क्यों? क्योंकि प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वह डायरेक्ट एयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके यूज कर सके प्रोटीन बनाने में. तो इसके लिए क्या होगा? 78% नाइट्रोजन तो है, सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन, 21% उसमें क्या होता है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. तो 78% जो नाइट्रोजन है, इसमें 78% नाइट्रोजन के अलावा 21% जो ऑक्सीजन है, रेस्ट 1% में सारे गैसेज हैं. फिर भी इतना एबंडेंट अमाउंट में, इतना ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होने के बाद भी प्लांट उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि प्लांट के पास वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां पे वह डायरेक्ट यूज कर सकता है. ठीक है. तो 78% नाइट्रोजन है, डायरेक्ट यूज नहीं करेगा. तो अब क्या होगा? अब जो होगा इसमें, इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है, तो प्लांट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से. यह जो नाइट्रोजन है ना, किस फॉर्म में सॉइल में होगा? अमोनिया के फॉर्म में. तो नाइट्रोजन से NH3 बन गया, या फिर और भी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. या फिर दूसरे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बन गया. तो यह जो नाइट्रोजन था NH3 में कन्वर्ट हो गया. तो NH3 में जो कन्वर्ट हुआ, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम कहते हैं. तो राइजोबियम जो प्लांट्स, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स
दलहन का जो पौधा का जो रूट होता है ना, उसके नोड्यूल्स में, उसके जड़ जो होते हैं वहाँ उसके पास में रूट नोड्यूल्स में वह पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया उसको कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का काम क्या है? नाइट्रोजन को बदल देना NH3 में, अमोनिया में। तो नाइट्रोजन को वह किस में कन्वर्ट कर देगा? अमोनिया में। अब यह अमोनिया क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल होने के कारण से अमोनिया जब वाटर सॉल्युबल है तो अब जब रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें अमोनिया घुला हुआ है तो अमोनिया भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब अमोनिया प्लांट के अंदर चला गया तो प्लांट किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और प्रोटीन का जो फंक्शन है हमारे बॉडी में, प्रोटीन का फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, प्रोटीन का फंक्शन क्या है? बॉडी बिल्डिंग काम करता है। और जनरली लिग्यूमिनस प्लांट में, दलहन पौधों में प्रोटीन पाया जाता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट नहीं यूज कर सकता है एयर से, तो उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के फॉर्म में चाहिए जो कि वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, तब रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। वाटर में घुल गया तो वाटर जब एब्जॉर्ब होगा तो उसमें अमोनिया भी एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का जो काम है, एयर में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देना। किसका काम है? अमोनिया में बदल देना। और भी दूसरे नाइट्रोजन के वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में, नाइट्रेट्स में बदलना। किसका काम है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम होता है, दलहन पौधा में होता है, उनके रूट नोड्यूल्स में। ठीक है, तो अब जो प्लांट होगा एब्जॉर्ब करेगा अमोनिया को, क्योंकि यह जो अमोनिया होगा सॉइल में होगा और सॉइल में वाटर के साथ यह किस फॉर्म में होगा? सॉल्युबल फॉर्म में होगा। तो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होने के कारण से पानी में चूंकि घुल जाएगा, तो वाटर में जब भी घुल जाएगा तो वाटर इसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब होने के साथ साथ अमोनिया भी आ जाएगा। ठीक है, अब जो फार्मर्स, मान लो अगर हमारे सॉइल में मिट्टी जो है उसमें कमी हो गया, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का कमी हो गया, तब क्या होगा? तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स जो होता है फर्टिलाइजर्स के रूप में किसका यूज कर सकते हैं? यूरिया का या अमोनियम सल्फेट का। तो यूरिया या अमोनियम सल्फेट क्यों डालते हैं खेत में? ताकि जो नाइट्रोजन का कमी है, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का कमी है, वह क्या हो सके? पूरा हो सके और प्लांट सही से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो अमोनिया के कमी को पूरा करने के लिए जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन से उसमें अमोनिया आ जाता है, तो वहां तो प्लांट डायरेक्ट यूज कर लिया। अगर फिर भी नहीं आ पाया या कम अमाउंट में है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स यूरिया का, जो कि नाइट्रोजन का कंपाउंड है, या फिर अमोनियम सल्फेट, यह भी नाइट्रोजन का कंपाउंड है, तो इन दोनों को फर्टिलाइजर्स के रूप में, खाद के रूप में किसान लोग यूज करते हैं ताकि जो प्लांट है वह सही से नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसमें तो इतना ही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट है, 2-3 एक्सपेरिमेंट है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हम लोग को पढ़ना है कि सो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए, पौधों में जो भोजन बनता है उसके लिए लाइट क्या है? सनलाइट नेसेसरी है। ठीक है, फर्स्ट जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सनलाइट हम लोग पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और क्या चाहिए? सनलाइट। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कौन होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है जनरली, उसी के कारण से लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो जो क्लोरोफिल है यह सनलाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और इस सोलर एनर्जी को इसमें डाल के और फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कार्बन का कंपाउंड है, यह सिंपल शुगर है। ठीक है, यह सिंपल शुगर है या इसको कह सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या होगा? बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब बन जाएंगे प्लांट में, उसको तो चाहिए नहीं ज़्यादा,
जितना चाहिए वह यूटिलाइज कर लेगा एज इट रिक्वायर्ड बाय इट, जितना उसको अपने बॉडी को चलाने के लिए, अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए प्लांट को जितना एनर्जी चाहिए, जितना ग्लूकोज चाहिए यूज कर लिया। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा किस फॉर्म में जमा होगा? स्टार्च के फॉर्म में जमा होगा। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा स्टार्च के फॉर्म में जमा होगा। अब यहाँ स्टार्च के फॉर्म में जमा है, अब क्या होगा? स्टार्च के फॉर्म में जमा है, ठीक है। तो अब हमको एक एक्सपेरिमेंट करके बताना है कि अगर मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या फिर तीसरा सनलाइट नहीं है तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? सनलाइट होना चाहिए। अगर मान लेते हैं धूप नहीं निकलता है तो वहां पौधा उगाना मुश्किल है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बिना धूप के, बिना सनलाइट के हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करा सकते हैं। तो सनलाइट के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे? सनलाइट के प्रेजेंस को शो करने के लिए सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लेंगे, ठीक है। ध्यान से स्टेप लिख लेना। फर्स्ट वी टेक ए पॉटेड प्लांट। हम लोग क्या करेंगे? एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, एक गमला लेंगे, उस गमले में एक पौधा लगा होना चाहिए। अब क्या करेंगे? उस गमले में जो पौधा लगा है, जो ग्रीन प्लांट लगा है, उसको रूम में रख देंगे, डार्क जगह पे रख देंगे, ठीक है। इस पॉटेड प्लांट को फर्स्ट स्टेप में कहाँ रखेंगे? डार्क प्लेस में रखेंगे 3 to 4 days, ठीक है। वी टेक ए पॉटेड प्लांट which is of any plant, किसी भी प्लांट का एक पॉटेड गमला ले लेंगे जिसमें एक पॉटेड प्लांट लगा हुआ है, प्लांट एक ग्रीन लगा है। अब उसको कहाँ रखेंगे? डार्क प्लेस में रखेंगे। डार्क प्लेस में रखेंगे तो सनलाइट क्या होगा? एब्सेंट होगा। यहाँ सनलाइट एब्सेंट होगा। तो जहां सनलाइट नहीं होगा प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो प्लांट जब भोजन नहीं बना पाएगा, तो अभी बताए थे कि प्लांट भोजन किस रूप में जमा रखता है? ग्लूकोज किस रूप में जमा रखता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो जो लीव्स में स्टार्च पहले से जमा है, यह जो स्टार्च पहले से जमा था, बना के रखा था, स्टोर करके रखा था, वह स्टार्च 3 से 4 दिन में क्या हो जाएगा? यूज्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जो लीव्स हैं उसमें स्टार्च क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले वी टेक ए पॉटेड प्लांट, वी पुट इट इन डार्क प्लेस फॉर 3 to 4 days टू डी स्टार्च इट। क्या करेंगे? डी स्टार्च करने के लिए। भोजन जो जमा होता है, फूड जो जमा होता है प्लांट में, ग्लूकोज किस फॉर्म में जमा होता है? स्टार्च के फॉर्म में। जैसे मान लेते हैं एक तो नोट हो गया 100 का, बहुत सारा नोट है तो गड्डी हो गया। उसी तरह से एक ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक जगह आ जाएंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च। कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखा, मान लो 2 दिन धूप नहीं निकला तो 2 दिन धूप नहीं निकलेगा, 3 दिन नहीं निकलेगा, तो प्लांट जो जमा करके रखा है, जैसे लॉकडाउन में कुछ नहीं है तो घर में जो पैसा वही यूज कर रहा है आदमी, उसी तरह से अभी जो प्लांट के पास एनर्जी पहले से था, जो स्टार्च पहले से रखा था, जब उसको डार्क प्लेस में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस बंद। जब बंद हो गया तो वहां पे जो पहले से स्टार्च था उसको क्या कर लेगा? यूज कर लेगा, ठीक है। स्टार्च यूज हो गया। अब यहाँ जो स्टार्च यूज हो गया तो अब जो लीव्स होगा वह कैसा हो जाएगा? डी स्टार्च हो जाएगा। अब उसमें कोई स्टार्च पहले से जमा नहीं है। अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ऐसे लीव्स होगा, ठीक है, लीव्स होगा ऐसे। अब इसके ऊपर क्या करेंगे? एक एल्युमिनियम का रैपर लगा देंगे दोनों साइड से, इतना दूर बीच में, ठीक है, इतना दूर बीच में कवर कर देंगे। एल्युमिनियम का एक रैपर, मेटल का एक रैपर, एक पत्ती ऐसे लेंगे, पत्ती के ऊपर बीच में एल्युमिनियम का फॉइल या शीट या कोई ऐसा चीज जिससे धूप अंदर ना जा सके। अब देखो इतना पार्ट में अगर धूप में रखेंगे तो इसको अच्छे से पैक कर देंगे, नो सनलाइट, यहां धूप ना लगे इस पार्ट में, ठीक है। एक पत्ती को, किसी भी एक लीफ को क्या करेंगे? उसके बीच में रैप कर देंगे, रैप करेंगे इस तरह से ताकि वहां पे सनलाइट ना जाए। अब इस पॉटेड प्लांट को डार्क प्लेस से निकालेंगे। डार्क प्लेस से निकालने के बाद इसको क्या करेंगे? एक ऊपर में स्ट्रैप डालेंगे, एल्युमिनियम का फॉइल रैप कर देंगे अच्छे से। आफ्टर रैपिंग द एल्युमिनियम फॉइल वी विल पुट इट इन सनलाइट अगेन। थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में तो एक एल्युमिनियम का स्ट्रिप इसके ऊपर रैप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में दूसरा करेंगे रैप ए मेटल स्ट्रिप ऑन
ए लीफ, एक लीफ के ऊपर बीच में दोनों तरफ छोड़ के क्या करेंगे, एल्युमिनियम का एक फॉइल रैप कर देंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, पुट इट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 days। फिर से उसको धूप में रख देंगे 3 से 4 दिन, ठीक है। तो धूप में दोबारा रखेंगे 3 से 4 दिन। जब धूप में दोबारा 3 से 4 दिन रखेंगे तो फिर से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हटाएंगे यहां से, फिर वी प्लग द रैप्ड लीफ। आफ्टर दैट प्लग करेंगे ठीक है। जो लीफ हम रैप किए थे, जिसके ऊपर बीच में मिडिल में जिस लीफ के ऊपर हम रैपिंग किए थे, लपेटे थे एल्युमिनियम फॉइल, उसको तोड़ेंगे 4 दिन बाद धूप में रखने के बाद। अब क्या करेंगे, इस रैप को हटाएंगे, एल्युमिनियम फॉइल को हटाएंगे। एल्युमिनियम फॉइल को हटाने के बाद इसको क्या करेंगे, गर्म पानी में डालेंगे, ठीक है। यहां तक एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उस प्लांट को कहां रखेंगे, डार्क प्लेस में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 3 से 4 दिन डार्क प्लेस में रखने पर फोटोसिंथेसिस जब बंद होगा तो जो पहले से स्टोर्ड फूड स्टार्च के फॉर्म में था यूज हो गया, अब जीरो स्टार्च है। अब फिर से उसको क्या करेंगे, एक लीफ के बीच में, जैसे यह लीफ है इसके बीच में रैपिंग कर देंगे। रैप करने के बाद क्या करेंगे, रैप करने के बाद इसको फिर से धूप में रखेंगे 4 दिन। 4 दिन जब दोबारा धूप में रखेंगे तो फिर से स्टार्च बनेगा। अब देखते हैं, अब इसको जब प्लग करेंगे लीफ को, रैप लीफ को, उसके बाद, ठीक है। प्लग करने के बाद पुट द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। पहले उसको क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, उसके ऊपर जो भी कार्बोहाइड्रेट से बाकी सारे चीज हैं जो उसके ऊपर लगे हुए सब क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो मान लेते हैं, फिर इसको पुट इट इन अल्कोहल, पुट इन द बॉइलिंग लीफ, पुट द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। जो लीफ हम रैप करके हटाए पेपर, उसके ऊपर जो लगा था एल्युमिनियम फॉइल हटाने के बाद इसको क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। बॉइलिंग वाटर में डाल के कुछ देर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, ताकि जो उसमें क्लोरोफिल है पहले से वो सब क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। फिर अल्कोहल में डालेंगे। उसके बाद पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। उसके ऊपर क्या करेंगे, जो लीफ था हमारा अल्कोहल और बॉइलिंग वाटर से निकालने के बाद उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन कुछ डालेंगे पत्तियों पे। देखेंगे, क्या देखेंगे, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ जो लीफ हमारे पास है, द लीफ वी हैव, यह जो रीजन है यह कोई कलर चेंज नहीं होगा, और इधर वाला रीजन कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। तो इधर वाला जो रीजन है, यह दोनों रीजन कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। और यहाँ जो रीजन है जिसमें रैपिंग किए थे, इसमें नो चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कोई कलर चेंज यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो रैपिंग हम लोग किए थे, तो रैपिंग करने के कारण से यहाँ 4 दिन जब सनलाइट में रखे, इसको धूप नहीं मिला। जब धूप नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो यहाँ स्टार्च जमा नहीं हुआ, और यहाँ स्टार्च जमा नहीं हुआ, इसीलिए आयोडीन जब डाले थे तो स्टार्च एब्सेंट था। स्टार्च यहाँ क्या था, एब्सेंट। तो स्टार्च जहाँ एब्सेंट होगा वहां पे कलर चेंज नहीं होगा। इन दोनों पार्ट में सनलाइट मिला था, तो इन दोनों पार्ट में स्टार्च बना, तो कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक। क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन को जब स्टार्च के ऊपर डालते हैं ना, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ब्लू ब्लैक हो गया इधर वाला रीजन और इधर वाला रीजन, तो यहाँ वाला रीजन ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब बताता है कि जिसको सनलाइट मिला वह फोटोसिंथेसिस किया, और जहां सनलाइट नहीं था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना। दिस एक्सपेरिमेंट shows that sunlight is necessary for photosynthesis
ठीक है। यह एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि सनलाइट क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अभी हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड है एक और एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट है। द सेकंड एक्सपेरिमेंट इज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। दैट इज ऑल फॉर द डे। फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्लोरोफिल कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कुछ होमवर्क तुम लोगों को देंगे हम, उसको बनाना है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।